दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तमाम मुस्लिम सांसद और सेकुलर सांसदों ने शिरकत की। साथ ही मुस्लिम तंजीमें जो वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध कर रही हैं, उनके लोग भी शामिल हुए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, SDPI के अलावा समाजवादी से सांसद रामपुर के मुजीबुल्लाह खां, रामपुर से के अलावा संभल से जियाउर रहमान साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री KR रहमान के अलावा कई पूर्व मंत्री और सांसदों ने कार्यक्रम में शिरकत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी शामिल हुए कई वक्फ बोर्ड पर काम करने वाली तंजीमें के नुमाइंदे शामिल हुए। इसमें चर्चा की गई किस तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, किस तरह से उनके दायरे को यानी उनके संस्थानों को ख़त्म करने का केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर सबने अपनी बात रखी है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ट्रिब्यूनल से ही आना है। फैसले के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात फैलाई जा रही है जो कि गलत है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद। नंबर 2 कि महिला सदस्य ये रखेंगे, महिला सदस्य इसमें पहले से शामिल है। नंबर 3 कि इसमें 9 लाख एकड़ जमीन है और इनकी आमदनी 12,000 करोड़ रुपए हो सकती है। तो मैं मोदी जी से कहूंगा, अपने दोस्त को पकड़ के लेके आइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ उससे वसूल के 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दीजिए और 8,000 करोड़ रुपए अपने सरकार के पास रखिए। 3,53,000 करोड़ रुपए आपने 43 कंपनियों का माफ कर दिया। ऐसी फालतू की बातें आप करते हैं। तो ये बांटो और राज करो बिल है, और ये वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की मोदी की साजिश है। भारत के संविधान के खिलाफ है, इसलिए सभी धर्म, सभी जाति के लोग इस बिल का विरोध करते हैं और ये एक गैर संवैधानिक बिल है, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आज इस सम्मेलन में बहुत सारी अच्छी बातें हुई। अदीब अनवर साहब ने जो ICMR का सम्मेलन बुलाया था, इसके आगे भी इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो NDA के भी घटक दल हैं वो भी इसके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे। JPC की अगली मीटिंग तशरीफ ले चले। मैं अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत देर तक इस प्रोग्राम को कवरेज किया और यहाँ तशरीफ लेकर के आए। तमाम के थ्रू ये कार्यक्रम रखा गया है और हम सब लोग उसी में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है, ये उसकी तानाशाही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उम्मीद करते हैं ये बिल JPC में गया है और उसको सरकार इस चीज़ को समझते हुए उसे वापस बिल को लेना पड़ेगा। आप सब लोग मरम्मत करते हैं और हम 5 साल की मुसलमान रहेगा, उसके बाद वक्त कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हम इसकी मरम्मत करते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने एक बात बहुत अहम कही अपनी तकरीर के दौरान कि ये हुकूमत जो है गुज़श्ता साल में जिस तरह से क़वानीन पास कर रही है, यहाँ पर भी जोर ज़बरदस्ती करके ये कानून पास कर रही है। अगर इस टाइप की अगर ये करेगी, वैसे हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये बिल पास नहीं करेगा। फिर भी अगर इस टाइप की अगर बात होगी तो हम इस बिल को आगे लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसे कॉन्फ्रेंस से फ़ायदे राजनीतिक होते हैं और ये सारे मसले जो हैं राजनीतिक हैं, तो ऐसे प्रोग्राम की संख्या बढ़ने वाली है और इन प्रोग्रामों से लोगों को बेदार जागरूक किया जाता है और इसीलिए ऐसे प्रोग्राम बुलाए गए हैं कि तमाम माहिरीन एक्सपर्ट ये बताएं कि इसमें क्या हमारा रोल है, क्या स्टेक होल्डर का रोल है। राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण और तथ्यों पर बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे आवाम और जनता ये जाने और जो सेकुलर माइंड के लोग हैं। वक्फ के लिए आपने काफ़ी काम किया है, तो क्या ये बिल से नुकसान होने वाले हैं या इस बिल से फ़ायदे होंगे?
क्योंकि आपका वफ़ काफ़ी काम करते हैं उसको लेकर। ये बिल नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो उसके मेन क्रक्स है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके पूरे ढांचे को डिलीट कर दिया गया है और उनकी तमाम क्लास और सेक्शन को दरहम बरहम कर दिया गया है, जिससे उसका वजूद नहीं बचा है। सरकार ये कहती है कि हम स्मार्ट चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था बनाने के लिए लाए हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका काम कम दिखता है और जो इसका ढांचा है, जो 1995 का एक्ट है, वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और बेहतर है। यानी पिछले 10 साल में सरकारों ने इस पर किसी तरह का सर्वे रिपोर्ट अतिक्रमण से मुक्त और किसी तरह का वित्तीय एनर्जी सरकार के पास आंकड़े नहीं है। और ऐसे बिल या ऐसे कोई भी कानून लाने की जो प्रक्रिया है, उसका एक एनालिसिस और विश्लेषण होना चाहिए कि क्या हमने 2013 में जो अमेंडमेंट किया था उसके क्या फ़ायदे रहे, क्या उससे नुकसान रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक 2013 जो अमेंडमेंट है, हर 10 साल पे सर्वे होना चाहिए। 2013 का ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 2024 में पूरा हो गया, यानी 23 में पूरा हो गया। क्या सरकार इस पर किसी तरह का वाइट पेपर तैयार किया? अगर तैयार किया है तो इस बिल पे उसका एक प्रतिबिंब दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है। इस पूरे एक्ट का नाम, वक्फ का नाम उम्मीद कर दिया गया। आने वाले वक्त में आप वक्फ के नाम से नहीं जानेंगे। जिस तरह देखिए, ये कॉन्फ्रेंस की एक वक्त की अहम ज़रूरत है और बल्कि इससे बड़े कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। और कोई भी कॉन्फ्रेंस उस वक्त कामयाब होती है जब उसकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे, सब लोगों तक पहुँचे। जिस तरह से दिक्कत ये होगी कि आप ये देखें कि ये कॉन्फ्रेंस अपनी आवाज़ पहुँचाने में कितनी कामयाब होती है, ये देखें। आपने एक ऐसा सवाल लिया है जो पूरे मुल्क में आज हाहाकार मचा रखा है। हमारे मुल्क के जो हाकिम हैं वो लोगों को मांगने पर तो कुछ दे नहीं रहे, लेकिन जो नहीं मांगता वो परोसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस। क्या इससे फ़ायदे होने वाले, इस तरह की कॉन्फ्रेंस से फ़ायदे होंगे? हाँ, अगर किसी चीज़ के खिलाफ संघर्ष किया जाए, मजबूती से किया जाएगा, फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। इसलिए कि भारत के लोकतंत्र में भी बहुत सारे लोग लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो संविधान पर चलने वाले लोग हैं वो संविधान की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बिल वापस लेंगे। बहुत तो ये जिस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इससे जो बिल आ रहा है इस पर कोई असर पड़ने वाला है? जिस तरह से 2013 में संशोधन हुआ था वक्फ बोर्ड में और उसके बाद 2024 आ गई, पिछले 10 साल में वक्फ बोर्ड पे कितना काम हुआ है? तो जी गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ ना 10 साल में। अच्छा जी, 2013 में जो संशोधन हुआ ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2014 से 24 तक होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। जी। ये सवाल जवाब ये किसी को पूछने चाहिए कि सबसे पहले तो उसके ऊपर रूल्स, अमेंडेड रूल्स बनने चाहिए, तो वही नहीं बने। तो अमेंडेड रूल्स और अगर बने तो पार्लियामेंट के टेबल पे कहाँ रखे गए, कब रखे गए वगैरह। तो जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, तो उसके बाद अचानक एकदम से ये कह देना कि अब इसमें फिर से तरमीम हो, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो क्या बिल अगर पास हो जाएगा तो क्या इससे फ़ायदे होंगे या नुकसान ज़्यादा होंगे? इसके ज़्यादा नुकसानात ही नुकसानात हैं। वक्त का जो इंस्टीट्यूशन है, इसका जो इदारा है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त धक्का लगेगा और शायद वो काफ़ी हद तक खत्म भी हो जाएगा। तो जब आप 500 लोग जाएंगे तो क्या होगा? जेल में हुकूमत चलती है जब 500 कैदी वहां जाते हैं। और ये बातें बेकार की बिलावजा है कि जब आप करेंगे टकराव का रास्ता मत अपनाएंगे, डंडे चलाएंगे, जेल जाएंगे। जी, जब मुजाहरा होता है तो यही होता है, जब एहतजाज होता है तो यही होता है। ज़हन बना के रखना पड़ता है कि अगर आग लगे, मकान जले, दुकानें जले, गोली चले, कितने लोग लीची में मार दिए गए, कितने लोग। ये लोग अगर सामने की गोलियों से शहीद होंगे तो उसकी दूसरी खबर बनेगी। यहां तक तो हुई नहीं। अरे हमको फिलिस्तीन समझ रखा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हमको एक और मुस्लिम समझ रखा है, हमको म्यांमार के मुसलमानों की लिस्ट में तुमने शामिल किया है। तुम्हें अक्ल नहीं है, अक्लमानी नहीं है।
20 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, कि कोई म्यांमार में नहीं बस रहे हैं, हम चाइना में नहीं बस रहे हैं। यहां पर मस्जिद इस तरीके से तमाशे हो रहे हैं, शाम को सोए मस्जिद सुबह खाए। ये जो मसला है वक्फ का और जिसमें अमेंडमेंट लाने का, ये मसला इंतहाई हसास और संजीदा है। गुज़िश्ता आधे घंटे के से मैं मेरे बरदर खुर्द और बहुत दानिश्वर और मेरे शेख और मुरब्बी जनाब अदीब साहब के शेख और पीर और मुरब्बी हज़रत मौलाना अली मियां साहब नूरुल्लाह मरकज़हू के नूर नज़र